हम पढ़ेंगे आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, पहले ये पढ़ लेते हैं। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो लॉ ऑफ डिमांड पता है हमें। लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है? व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स। प्राइस और डिमांड ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं हमेशा। एंड व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। ओके, सिमिलरली सप्लाई में क्या होता है? इक्वल डायरेक्शंस में जाते हैं, पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस इंक्रीजेस डिमांड increases, okay, and price falls demand falls. So here is the positive relation and here is the negative relation. अब elasticity of demand and supply क्या होती है? elasticity का मतलब पहले समझ लेते हैं। what is elasticity? elasticity क्या होता है? मतलब जैसे इलास्टिक होता है, ठीक है, like इलास्टिक, इलास्टिसिटी जैसे इलास्टिक होता है। इलास्टिक क्या होता है? स्ट्रेचेबल होता है, स्ट्रेचेबल। ठीक है, इलास्टिक क्या होता है? स्ट्रेचेबल होता है। मतलब इसका क्या मतलब है कि प्राइस और डिमांड, एक तरफ इलास्टिक का प्राइस हो गया और एक तरफ हो गई डिमांड। ठीक है, तो हाउ डिमांड रिस्पॉन्ड्स टू द चेंज इन द प्राइस। ठीक है, हाउ डिमांड रिस्पॉन्ड्स टू द चेंज इन द प्राइस। सो इलास्टिसिटी समझ लेते हैं पहले कि इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी जैसे इलास्टिक से निकला है, इलास्टिक होता है जैसे, वो इसी से वर्ड निकला है इलास्टिसिटी। इलास्टिक क्या होता है? जैसे इलास्टिक होता है स्ट्रेचेबल। इलास्टिक जैसे स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है, तो वैसे ही हम मान लेते हैं कि इलास्टिक के दो कोने हैं, जैसे एक प्राइस और एक डिमांड। सो हाउ मच दिस डिमांड, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड, हाउ मच दिस डिमांड रिस्पॉन्ड्स टू दिस चेंज इन द प्राइस। ठीक है, तो इसको लिखने में अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कितना प्राइस के चेंज होने से कितनी क्वांटिटी डिमांड जो है चेंज होती है, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। उसको मेजर करने को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उधर ऐसे ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है? सप्लाई का मैंने बताया पॉजिटिव रिलेशन होता है, जैसे प्राइस और डिमांड का, तो सॉरी प्राइस और सप्लाई का। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस ऊपर जाता है, सप्लाई ऊपर जाती है।
प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम होती है, ठीक है। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन इन दी प्राइस एंड सप्लाई। तो ये तो है लॉ ऑफ सप्लाई। ले अब इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे बैठती है? जैसे इलास्टिक के दो कोने, डिमांड में प्राइस और डिमांड थे, यहाँ है प्राइस और सप्लाई। कितना प्राइस के चेंज होने से कितनी सप्लाई चेंज होती है, या क्या कैसे सप्लाई जो है वो रिस्पॉन्ड करती है टू द चेंजेस इन दी प्राइस, उसको मेजर करने को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसकी भी इक्वेशन ऐसे लिख लेते हैं। इसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। सो हाउ मच क्वांटिटी सप्लाइड responds to the change in the price, okay, percentage change in the quantity supplied divided by percentage change in price, ठीक है। और उधर ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अब और क्या होता है, डिमांड को हम इलास्टिक कैसे कह सकते हैं कि डिमांड इलास्टिक है? डिमांड इलास्टिक कहेंगे, डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक ये तो मेजर करने का तरीका हो गया इलास्टिसिटी डिमांड को, कि ये जो इक्वेशन है ये मेजर करने का तरीका हो गया, ठीक है। ये है मतलब अगर कोई पूछे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, अगर हम ये इक्वेशन भी लिख देते हैं तो इससे आधा समझ में तो आ ही जाएगा कि ये क्या बताना चाह रहे हो आप, ठीक है। और बाकी एक लाइन लिख देंगे कि हाउ मच रिस्पॉन्ड्स टू दी चेंजेस इन द प्राइस, और ये इक्वेशन यही सफिशिएंट है। अब डिमांड का इलास्टिक और इन इलास्टिक होने का क्या कंडीशंस होती हैं, किन कंडीशंस में डिमांड इलास्टिक और इन इलास्टिक होती है? तो डिमांड is said to be elastic when there is substantial change। क्या कहेंगे? substantial मतलब कि थोड़ा बड़ा चेंज हो, substantial change in the quantity demanded, ठीक है, in relation to the price, ओके, सब्सटैंशियल चेंज हो। और इनइलास्टिक कब होती है? इनइलास्टिक कब होगी? जब स्लाइट चेंज होगा। अगर स्लाइट चेंज हो तो हम कहेंगे कि डिमांड इनइलास्टिक है। सब्सटैंशियल चेंज हो तो हम कहेंगे कि डिमांड इलास्टिक है, ठीक है। उधर सप्लाई के लिए भी ऐसा ही है कि सप्लाई को हम इलास्टिक तब कहेंगे व्हेन देयर इज सब्सटैंशियल चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, एंड इनइलास्टिक व्हेन देयर इज स्लाइट चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। तो ये था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स अदर देन दी प्राइस। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस से हटके होते हैं। ये तो हमने देखा कि प्राइस के रिलेशन से देखा हमने डिमांड सप्लाई, क्योंकि प्राइस का रिलेशन, प्राइस इज दी प्राइमरी थिंग। लेकिन कुछ कई बार ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं कि इलास्टिसिटी अप्लाई प्राइस से हटके भी होती है, जैसे कि सोशल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। वो कौन से हो सकते हैं वो देख लेते हैं।
जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि टी कॉफ़ी का एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, टी कॉफ़ी का। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर टी का प्राइस इंक्रीज होगा तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुई। ठीक है, टी का प्राइस बढ़ गया, डिमांड कॉफ़ी की बढ़ गई, जबकि होता ये है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो सब्स्टिट्यूट इजीली हो सकती है, इसीलिए प्राइस इसका बढ़ गया और दूसरे की डिमांड बढ़ गई। ऐसे ही होती हैं नेसेसिटीज़, जो हमारे डेली यूज़ की चीज़ें हैं, नेसेसिटीज़ एंड लग्जरीज। अब नेसेसिटीज़ में होगी इनइलास्टिक, क्योंकि हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, जैसे खाना या रहना, कपड़े, इन्हें हम छोड़ नहीं सकते, तो इसमें इनइलास्टिक होगी। इसमें चाहे प्राइस बढ़ भी जाए तब भी जो डिमांड है वो कम नहीं होगी इतनी। ठीक है, तब भी डिमांड जो है स्टेबल रहेगी, तो इसमें इनइलास्टिक है। लग्जरीज में सबसे ज़्यादा इलास्टिक है, क्योंकि लग्जरीज तो ऐसी चीज़ हैं जो अगर बढ़ जाए इसका प्राइस तो इजीली छोड़ी जा सकती हैं, तो इसकी डिमांड तो इलास्टिक है, तो ये इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। ऐसे ही टाइम फैक्टर है, टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर क्या कहता है? टाइम फैक्टर कह रहा है कि अगर किसी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे सपोज पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं, जैसे पेट्रोल के प्राइस आजकल बढ़े हुए हैं और बहुत बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो एकदम से तो नहीं, पर इवेंचुअली विद टाइम इसकी डिमांड कम होने के चांसेस हैं। कैसे? लोग ईवी जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उस पर स्विच कर लेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा ख़रीदना पसंद करेंगे, पेट्रोल की कंजम्पशन जो है, पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक होता है ये टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर कैसे? मतलब कि जैसे ओवर द टाइम, कि अगर पेट्रोल, मान लीजिए पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि अभी फ़िलहाल एक्चुअली में भी बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसकी डिमांड ओवर द टाइम, एकदम नहीं, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतेगा, विद द टाइम उसकी डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगी। कैसे? लोग ईवी पे शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करेंगे लोग, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, और वो धीरे धीरे क्या करेगा, पेट्रोल की जो डिमांड है ना वो कम हो जाएगी उससे, और वो पेट्रोल की डिमांड जब कम हो जाएगी तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वो जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। पर ओवर द टाइम ये एकदम से नहीं होता। जैसे नेसेसिटीज़ और लग्जरीज़ का है, वो तो लग्जरीज़ महंगी होगी तो उसकी डिमांड एकदम से कम हो जाएगी, पर ऐसी चीज़ों को, पेट्रोल जैसी चीज़ों को टाइम लगता है, तो इसलिए इसकी डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और नेसेसिटीज़, लग्जरीज़, टाइम फैक्टर। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं सोशल, साइकोलॉजिकल, अदर देन द प्राइस, विच affect the elasticity, which affect the demand and supply, and hence the elasticity of demand and supply.